नमस्कार, बज रहे हैं 7। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बंगाल की राजनीति करवट ले रही है। बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले हिंसा का दौर भी जारी है। लिहाजा बन रहा है देश का सवाल, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब सियासत पश्चिम बंगाल में गर्मा गई है। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने, जो राज्य के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, जिस पर मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। नड्डा 2 दिनों के कोलकाता दौरे पर हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज डायमंड हार्बर जाते वक्त कुछ लोगों ने जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश की। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। तभी उनके काफिले पर हमला किया गया। इस काफिले में मौजूद गाड़ियों पर ईंट और पत्थर बरसाए गए और इस हमले में जेपी नड्डा बाल बाल बचे। इस हमले से गुस्साए नेता बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। बाइक वालों सिक्योरिटी वाले बाइक वालों को रोक আমরা আবার বলছি আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু बंगाल का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंशियल का सिचुएशन का मुताबिक है। আমরা আবার বলছি আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু बंगाल का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंशियल का सिचुएशन का मुताबिक है। मुगल राय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी कह रहे थे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। वहीं तृणमूल शासन में बंगाल, पश्चिम बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। अमित शाह गृह मंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया और इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का क्या कहना है। आदरणीय नड्डा जी को अपेक्षित थी वह सुरक्षा नहीं मिली और आज उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहां पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री, जहां अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया हजारों लोगों में से, और लगातार वहां जो एंटी सोशल्स है उनके द्वारा उत्पात मचाया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता है। पिछले दिन वहां एसडीओ ऑफिस अभियान था, मैं जाते समय मेरे को रास्ता में रोका गया, काला झंडा दिखाया गया, गो बैक बोला गया। हमारे वरिष्ठ नेता समीक भट्टाचार्य जा रहे थे, उनका गाड़ी तोड़ा गया, उनको पीटा गया, उनका सामान छीन लिया गया, फोन वगैरह। आज भी वहाँ कार्यक्रम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कल से वहाँ उत्पात मचाया रखा गया है, लोग हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है। आज रोड ब्लॉक करने की भी योजना बन रही है। तो हर प्रकार से कानून व्यवस्था कहीं नहीं है और जबरदस्ती गुंडागर्दी का एकदम सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। यहाँ
और देश के सवाल में हम बात यही कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल किस तरह की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में विरोधी राजनीतिक विचारधारा को जगह रखने की कोई यहां पर संभावना नहीं दिखती? क्या चुनाव के दौरान विरोधी राजनीतिक दल वहां पर आकर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते? और अगर ऐसी कोशिश करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो, उसके ऊपर हमला होना एक छोटी सी और मामूली सी बात होगी और मुख्यमंत्री यहां पर सिर्फ इतना कहेंगे ड्रामा है। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल जो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता रहा, बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है, बंगाल जहां रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां हमारे श्री अरबिंदो ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं, वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था। और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है।
उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, which said, where the mind is without fear and the head is held high, today the head is down and people of Bengal are full of fear. ये स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ कह रहे थे कि आज का दिन वो दिन है जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को आज ही के दिन 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। विचारों की बात किया करते थे, लेकिन आज स्थिति कहां आ गई है। वहीं आज हुए हमले के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে। আরে और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, पश्चिम बंगाल के इन हालात पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। जल्दी से अपने पैनल का नाम और उनका तारुफ और पहचान आपसे करा देता हूं। प्रियंका टिब्रेवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बादल देवनाथ टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव भी रखते हैं और बताएंगे कि आज जो कुछ बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, वो किस तरफ इशारा करता है। मित्र प्रकाश जी वामपंथी विचारधारा से लेफ्ट से हमारे साथ जुड़े हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले बादल देवनाथ, आप ही के पास आता हूं। चुनाव आने वाले हैं, लेकिन चुनाव की तो छोड़िए, क्या हमारी राजनीति में अब इतनी भी सहिष्णुता, टॉलरेंस नहीं बची कि अगर एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है जिसको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, एक प्रोटोकॉल होता है और उस पर इतनी आसानी से हमला कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री अपने को बचाती है कि सब ड्रामा है? देखिए 4 बजे आपका चैनल के मैं लाइव में था और आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मैं सुबह से प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी तक मुझे खाना नहीं मिला है। 7 बजे आपका प्रोग्राम आ गया। मेरे पास जितना जानकारी है आपका नेशनल चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ, जो किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उस किसान आंदोलन को पूरे देश इंटरनेशनल में फैल गया है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इस पे कड़ी कार्रवाई दोषियों पे करानी चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है कि ऐसा सरकार करेगी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के बवाल किए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे जी आपने भी स्थिति साफ कर दी, आपका भी संदेश आ गया, प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, बवाल करने की बात हो रही है। ममता काले जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता काले जी, हम सब का एक अहम रोल होता है जब राजनीतिक रूप से जब चुनाव आते हैं और तब सभी को हक होता है। अगर यही स्थिति देश में होने लगे तो महाराष्ट्र में जाकर कोई दूसरा दल प्रचार न कर पाए या राजस्थान में जाकर कांग्रेस के अलावा कोई प्रचार न कर पाए, क्या इस तरह की जो ये एक बिसात है, इस तरह की कोशिश फैलाई जा रही है, क्या ये ठीक है कि दूसरी पार्टी के अध्यक्ष तक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा? क्या ये हमला सही है? देखिए राजीव जी, जो हुआ है वहां पर जेपी नड्डा जी के साथ, कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। 130 के करीब कार्यकर्ता भाजपा के ऑलरेडी वहां पर मारे जा चुके हैं, बैक टू बैक हमले किए जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि ममता दीदी की जो सरकार है वहां पर वो पूरी तरीके से खिसिया गई है, डर गई है बहुत बुरी तरीके से। उनको लग रहा है कि अब हम सत्ता से बाहर चले जाएंगे। अभी ये बंधुवर जो बात कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी सुन करके। वो कह रहे थे कि ये पूरा ड्रामा है। मैं इनको याद दिलाती हूँ कि 1990 के दशक में सीपीआईएम के एक यूथ लीडर ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया था और उसके बाद वो 29 साल के बाद रिहा होकर के निकले आए। ये बताइए, आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, पहले आप चुप हो जाइए। दादा खाना खाओ, उसके बाद बोल रहे हैं, घबराहट हो रही है। दादा ये बताओ, ममता बनर्जी ने 1990 में अपने ऊपर वो हमला कराया और उसके बाद उस लड़के को 29 साल तक जेल में रखा। अपने आप ममता जी नहीं जाती थी, जो आप लोग
करते आए हो लेफ्ट के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आपको क्या लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है विश्व की, वो ऐसा करेगी? आप लोग बौखला गए हो, आप लोगों की मती मारी गई है, आप लोग वहाँ पर गुंडा राज कर रहे हो दादा, आप लोगों ने लोगों को वहाँ पर मार दिया है। शर्म की बात ये है, आप इस देश के अंदर अंधकार में बंगाल बनाना चाहते हो। आप लोग सबसे बड़े फासिस्ट सरकार की परिभाषा हो। आपकी एक पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेहता मित्रा ने एक टीका हुआ ज्ञान दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस में और फासिज्म की कहानी सुनाई थी। उनको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी फासिस्ट दुनिया में अगर कोई है तो ममता दीदी है। फासिस्ट सरकार अगर इस देश के अंदर कहीं चल रही है तो वो वेस्ट बंगाल में चल रही है। और जैसे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बादल देवनाथ साहब, आप आंकड़ों पर भी गौर कीजिएगा। मुझे लगता है जो तलखी जो निकल कर आ रही है इसके पीछे आंकड़े भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं इस वक्त बहस में लाना चाहूंगा प्रेम कुमार जी को। प्रेम कुमार जी बेलाग तरीके से अपनी बात रखते रहे हैं और प्रेम कुमार जी पश्चिम बंगाल की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते रहे हैं। जरा प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर रखें। और प्रेम कुमार जी, 2006 विधानसभा चुनाव 1.9% वोट्स, 2011 6.52% वोट्स, 2016 10.16% वोट विधानसभा में बीजेपी के, 2014 में 17.1% वोट लोकसभा में बीजेपी के और 2019 में 18 सीटें और 40% वोट। जो कुछ भी आज हो रहा है, दो सवालों पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। पहला, क्या विचारधारा में अगर विभिन्नता है तो क्या इस तरीके से हो सकता है सड़कों पर जेड सिक्योरिटी पाए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ? और दूसरा, क्या टीएमसी की बेचैनी इन आंकड़ों को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर तो नहीं है? प्रेम कुमार जी। देखिए राजीव जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े रखे, लेकिन इससे यह भी बात साफ है कि बीजेपी अभी तक बंगाल में वो पहुंच बना नहीं पाई है जो देश के दूसरे हिस्सों में बना सकी है। ये भी यही आंकड़े कह रहे हैं और ये भी यही आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों बातें साफ हैं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि राजनीति में अपराध पर या अपराध की राजनीति हो, ये दोनों दो बातें हैं। राजनीति में अपराध चिंता का विषय है जिस पर सारे दलों ने और राष्ट्रीय दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है इसको रोकने के लिए पूरे देश में, ये देखने की बात है। और आज जो है हिंसा की राजनीति जो की जा रही है वो सब उससे भी बड़ी चिंता की बात है। मैं आंकड़ों के आधार पर कहता हूं, पिछले 5 साल का आंकड़ा ले लीजिए, 2015 से 2019 के बीच देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं कहां हुई हैं? ये हुई है झारखंड में। दूसरे नंबर पर कहां हुई है? उत्तर प्रदेश में। तीसरे नंबर पर कहां हुई है? बिहार में। और उसके बाद आता है बंगाल का नंबर। लेकिन इस तरह से नैरेटिव पेश किया जाता है कि सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में हो रही है। क्यों? इसलिए हो रही क्योंकि देखिए 2019 में भी सबसे ज्यादा वितंडा खड़ा किया गया था कि बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है और आज भी खड़ा किया जा रहा है क्योंकि वहां चुनाव है। लेकिन सिर्फ चुनाव मत देखिए, हिंसा की राजनीति मत कीजिए। राजनीति में हिंसा को बंद करना है तो सारे दलों को बैठ करके एक आचार संहिता बनाना होगा। एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहीं चुनावी रैली करना चाहते हैं तो उन्हें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, बादल देव जी के पास जाता हूँ। बादल देव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए बादल देव जी। मैं उनके साथ मैं सहमत हूँ। एक बात के लिए, 2000 जब चुनाव था तो तब भी वहां पर बीजेपी घोष यहाँ का जो अध्यक्ष है हर दिन बोलते को समझाना या कुछ पिटाएगा, हर दिन कुछ ऐसा जो हमला हो जाए, झमेला हो जाए, जहाँ पर इसको इंडिया में इसका बंगाल का बदनाम हो जाए। दिलीप घोष यही चाहते हैं यहाँ पर। और मैं फिर से 4 बजे आपको बताया, इसका चैनल में बताया, हर जगह में बता रहा हूँ। मैं अमित शाह को मैं अनुरोध कर, प्रधानमंत्री जी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपका चैनल के माध्यम से, आप मुख्य और नीति जो है जो है ये जो माफिया टीम है। बादल देव जी एक सवाल बादल देव जी, ठीक है बादल देव जी एक सवाल बता दीजिए बस मुझे, एक जवाब दीजिए बादल देव जी। जो कुछ भी आज हुआ, जो कुछ भी, बादल देव जी सुनिए तो, जो कुछ भी आज हुआ उसके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्हें जेड सिक्योरिटी है, तमाम लोग चल रहे थे। तस्वीरें एक जगह नहीं कई जगह पहुंची हैं जो उस हादसे की हैं। खैर, इस पर जांच की बात अगर सरकार करती तो अलग है।
राज्य सरकार अगर पुलिस के जरिए जांच की बात करती तो अलग, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आते ही कहती हैं ड्रामा है, तो फिर बचा क्या? सही, आपने सही बताया। और ममता बनर्जी, मेरा दीदी ने जो कहा है बिल्कुल सही, यानी कोई जांच नहीं होगी। नहीं, जांच कौन होगा? जब ड्रामा मुख्यमंत्री तय कर चुकी हैं, तो फिर जांच बची नहीं, फिर जांच बची नहीं। दीदी, इसका जांच भी करना चाहिए। प्रियंका टिब्रेवाल, आप लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा ममता दीदी का कहना है ये सब ड्रामा है। इनकी आवाज बंद करिए, कुछ कनेक्शन का ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ये बात समझिए कि ये बात इनकी दीदी ने कही है कि मुख्यमंत्री ने कही है। अगर बतौर मुख्यमंत्री जांच के पहले ये कह देती हैं कि ये नौटंकी है, ड्रामा है, तो फिर जांच के मायने क्या रहे? फिर जांच की दरकार ही नहीं है। दूसरी बात, अगर इतनी शक्ति है ममता बनर्जी, अगर इतनी शक्ति है ममता बनर्जी, तो 2 सीबीआई का आदेश कलकत्ता से सिलीगुड़ी ये लोग झूठे हैं। जो आपने रैली किया है, उस रैली में जो षड्यंत्र चला है, वो षड्यंत्र चला है। किसके षड्यंत्र है? उस दिन क्या मैंने बताया किसके पास किसके पास षड्यंत्र था, ये जानकारी होना चाहिए। कौन लेके आया है? तो हर नौटंकी कर रहे, जमा कर रहे, ममता बनर्जी नहीं बोलेगा। इतना मुख्यमंत्री है, इससे ज्यादा बंगाली का मन हर नागरिक के मन जमा करके आप सत्ता में आएंगे कैसे? ऐसा प्रियंका टिब्रेवाल जी, मुख्यमंत्री का कहना है, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा इस तरह की चीजों से बीजेपी ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, बीजेपी ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है तो इनको कहना चाहिए, इनको आंदोलन को मूवमेंट को घुमाने के लिए इन्होंने एक किया है, किसानों का आंदोलन का घुमाने के लिए क्या कर रही है? ये ठीक नहीं है। इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं जो बादल देवनाथ साहब आपको मौका दूंगा। ठीक है प्रियंका टिब्रेवाल जी, बादल देवनाथ साहब आप लोग के पास आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मित्र प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, जो कि लेफ्ट विचारधारा से हैं। मित्र प्रकाश साहब, टीएमसी के सामने कई मजबूरियां दिखाई पड़ती हैं। एक तो चुनाव सामने है, पिछले लोकसभा चुनाव की तमाम चीजें हैं। आप किसान आंदोलन की बात से अगर शुरुआत करेंगे तो फिर एक घालमेल हो जाएगा। हम इस वक्त पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन पर भी बहस लंबी की है हमने। जो अभी पिछले दिनों में हुआ है, शुभेंदु अधिकारी मंत्री पद छोड़ दिया, उनके 2 भाई भी इस वक्त सांसद हैं और वो भी इन चीजों से नाराज हैं। मेयर गोस्वामी एमएलए हैं, पार्टी छोड़ दी उन्होंने। राजीव बनर्जी वो कहते हैं मेहनतियों को दरकिनार करती है टीएमसी और करीबियों को तवज्जो दी जाती है। जो कुछ भी टीएमसी और वहां पर चल रहा है, टीएमसी का अपना जनाधार भी खिसक रहा है और साथ ही बीजेपी का बढ़ता जनाधार आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी प्रेम कुमार जी भी बात कर रहे थे, क्या यही सब तो नहीं है कि हिंसा शुरू हो गई है? सर, अभी आप प्रियंका जी आपके चैनल पे बोल रही थी, मैं उन्हीं से बात कहना चाह रहा हूं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ है। ये कितने उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर ममता दीदी ये कह रही हैं कि ये घटना नाटक है, तो राष्ट्रपति के पास जाए, गृह मंत्री के पास जाए, केंद्र के पास 50 ऑप्शन है उन अपराधियों, उन लुच्चों लफंगों को पकड़ने के लिए, कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है। क्या बात कर रहे हैं मित्र प्रकाश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रपति के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, राज्य सरकार क्या है, किस लिए? केवल लड्डू खाने के लिए बैठी हुई है? मित्र प्रकाश जी तर्क रखिए, आप मेरे मेहमान हैं। राष्ट्रपति के पास अगर हम हर मुद्दे को लेकर जाने लगे तो राष्ट्रपति तो कस्टोडियन है, वो क्या करने के लिए राष्ट्रपति बैठा है? आपने राष्ट्रपति की क्या सीमाएं तय की हुई हैं? मैं तर्क रख रहा हूं कि अगर बंगाल की मुख्यमंत्री अगर उनको लग रहा है कि ये ड्रामा है, तो एक पार्टी का जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अगर हमला होता है, तो क्या इनके पास जांच कराने के केंद्र के पास? मेरा सवाल मित्र प्रकाश जी आप समझे नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर पुलिस जांच शुरू नहीं हुई है और बतौर मुख्यमंत्री ये कहती है सब ड्रामा है, खैर राजनीतिक बयान हो सकता है, तो फिर जांच के क्या मायने निकलते? मैं आऊंगा आप लोगों के पास। इस वक्त चरम पर है, तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है और आज जो कुछ हुआ वो तस्वीरें सब
सबके सामने आई। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी गाड़ी पर पत्थर लगा। और ये तब जब माना जाता है कि पश्चिम बंगाल विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। प्रेम कुमार जी, आप ही से शुरुआत करूंगा और उसके बाद मैं तमाम मेहमानों पर एक एक करके आता चला जाऊंगा। टीएमसी की अपनी राजनीति और पश्चिम बंगाल में बदल रहे हालात, ये कितना जिम्मेदार है? ये आज के हालात को लेकर कितना जिम्मेदार है? और इसमें बीजेपी का जो रोल है, क्या वो टीएमसी की अपनी अंदरूनी राजनीति का फायदा उठाने की आपको दिख रही है? देखिए राजीव जी, बंगाल की राजनीति में हिंसा आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब वामपंथी सत्ता में थे, और यहाँ तक कि हमें तो याद है ममता बनर्जी के भी सर फटते थे और ज्योति बसु बोला करते थे कि ये नाटक कर रही है। और ठीक वही बात आज ममता बनर्जी बोल रही कि सब बितंडा खड़ा हो रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि जब चुनाव का मौसम आता है, तब प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि पहनावे को देखकर प्रदर्शनकारियों को पहचानो, और उत्तर प्रदेश में 23 लोगों की हत्या हो जाती है गोली लगने से, और आज मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी भी जब उसी तरह की बात बोलेंगी कि कुछ भी नहीं हुआ, बितंडा है, तो प्रशासन को एक इशारा मिल जाता है। ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। ये राजनीति में जो 12 महीने का जो राजनीति काल हमारे देश में चलता है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, उसी तरह ममता बनर्जी एक पार्टी के प्रमुख बोल रही हैं कि मुख्यमंत्री बोल रही हैं, इसमें फर्क नहीं रह जाता है। इस फर्क को खत्म करना सामूहिक राजनीतिक चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन इस चिंता के बारे में सोच कौन रहा है? सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि ये चीजें होती चली जा रही हैं। अगर ये सब कांग्रेस के शासनकाल से चला आ रहा है, सिद्धार्थ शंकर रे से अगर बात उठाते हैं पश्चिम बंगाल में, और तमाम जो वामपंथ का वहां पर शासन रहा है उसकी बात करें, तो चीजें एक लगातार चली आ रही हैं। प्रियंका टिब्रेवाल जी, बीजेपी का आप यहां पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये कुछ नया नहीं है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं ये तो तब से होता चला आ रहा है, ये अभी भी हो रहा है। उनका तो आरोप है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, लेकिन वो चीजें इसलिए लाइमलाइट पे नहीं आती क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव है। देखिए, ऐसा है, फिलहाल तो हम पश्चिम बंगाल की बात करने के लिए बैठे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, और जो रोज यहाँ हत्याएं हो रही हैं उनके बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। तो ये पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, जो कि नहीं रहता। मेरा बहुत वैलिड एक पॉइंट है जो मैं पूछना चाहती हूँ। अगर ममता बनर्जी बीजेपी की किसी भी प्रोसेशन में, रैली में पूरी पुलिस भरपूर उतार सकती है, रास्तों पर बैरिकेड्स बनवा सकती है, रैपिड एक्शन फोर्स उतरवा सकती है, तो जब उन्हें ये पता था कि यहाँ पर बीजेपी का प्रोग्राम है, अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस क्यों नहीं उतरवाई? और आपकी जो 8-10 पुलिस थी उसके सामने ही लोग ये कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको पकड़ा क्यों नहीं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आप ही के लोग हैं जो ये कर रहे थे, और वो भी आपके इशारों पर ही कर रहे थे। अगर सच्ची है ममता बनर्जी तो दे सीबीआई की जांच का आदेश। बादल देवनाथ जी, केवल ड्रामा कहने से तो नहीं चलेगा ना। अगर यहाँ पर वाकई अगर ये प्रियंका टिब्रेवाल जी का कहना, सुनिए तो सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब अपना लगातार जो भी आप दे सकते हैं वो दीजिएगा। अगर तमाम चीजों के लिए पूरी व्यवस्था उतर सकती है, तो ये चीज तो पहले से पता थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, या आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तब भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री आएगा, अमित शाह आएगा, बिल्कुल ऐसा कोई परिस्थिति नहीं होगा। लेकिन मैं एक बार किसी के आज सभी ने बिजी था, क्योंकि आज मैंने पहले कहा कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मैं भी उसमें से था। किसी के पास ऐसा जानकारी नहीं था कि ऐसा घटना कुछ भाजपा के तरफ से कोई साजिश रची है, किसी के पास कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। और एक बात मैं मैडम को कहना चाहता हूँ, दिलीप घोष भाजपा के हर दिन कह रहे हैं बादल देवनाथ जी एक चीज, एक छोटा सा संशोधन करूंगा। जेड सिक्योरिटी है, एक प्रोटोकॉल होता है कि तमाम जगह सूचना दी जाती है, पुलिस थानों में होती है, स्थानीय पुलिस कप्तान के पास होती है, तो सरकार के पास कैसे नहीं थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इस बात मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस बात का आंसर मैं दे रहा हूँ आपको, इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। कोई किसी जब रोड से जा रहा है, सब जानते हैं कि यहाँ शांति से जेपी नड्डा कहना उसका प्रोग्राम करेगा, बीच में कोई 20 आदमी खड़ा रहेगा, वो जेपी नड्डा के पत्थर फेंकेगा, किसके पास मालूम है कौन कैसे किसके पास
चलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी बात कह दी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। ऐसे तमाम सवाल उठाए गए, पहले भी, जब किसी मंत्री ने ये कह दिया कि हर एक अपराध पर हम कैसे नजर रख लें, वैसे ही आप भी कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा किसके हाथ में पत्थर है। ममता काले, आपने सुना बादल देवनाथ जी को, क्या यह तर्क स्वीकार योग्य है? ऐसा मत बोलिए। मैंने जो कहा, जो हार है रिपोर्ट सबके पास था, लेकिन भाजपा जो साजिश किया है, किसके पास कोई जानकारी नहीं था। भाजपा क्यों साजिश किया? बोलने दो मुझे। अब पहली बात राजीव जी, देखिए ऐसा है, जहां तक इन्होंने बात करी कि सरकार को नहीं पता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर आने वाले हैं भाजपा के, तो फिर तो भाई सारे प्रश्न चिन्ह इनकी सरकार पर और इनकी लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन पर लगते हैं कि जेड क्लास और जेड सिक्योरिटी वाले लोग वहां पर आ रहे हैं, तो क्या आपकी पुलिस बैठ करके भजन कीर्तन कर रही थी, डबली बजा रही थी? आपने क्यों सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ राजीव जी, जो अभी डेटा की बात करी थी भाई साहब ने, उनको मैं बता दूं एनसीआरबी का डेटा है, उसके हिसाब से टिल डेट सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर बंगाल के अंदर ही हुए हैं। तो ये जो डेटा उन्होंने दिया वो गलत है। एनसीआरबी के हिसाब से बंगाल टॉप पॉलिटिकल मर्डर, और इसमें जो सबसे ज्यादा लोग मरे हैं वो भाजपा का ऑर्डर है। ये बात साफ है। दादा सच पूछने का हिम्मत मत कीजिए। बादल देवनाथ जी, इससे पहले मैं मित्र प्रकाश जी के पास जाऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी आज हुआ है, जैसा आप कह रहे हैं, ये मुद्दों को हटाने और भटकाने की कोशिश है कुछ? यस, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं फिर शांति से मैं कहना चाहता हूँ, जेपी नड्डा बंगाल आ रहा है, सबके पास जानकारी है, मीडिया जानते हैं, खबर सबके पास है, पूरे बंगाल जानते हैं। लेकिन आप बताइए, एक राष्ट्रीय नेता आ रहा है, उसका गाड़ी जा रहा है, उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक सकता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी फेंक सकता है? एक लोकल झमेला है, लोकल दंगा। बादल देवनाथ जी, आपकी बात सही है, अगर पुलिस स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें भी इस बात की हैं, लगातार पत्थर लगते हुए तस्वीरें हैं, और शायद बीजेपी इसके लिए तैयार भी थी। मेरे साथ मित्र प्रकाश भी जुड़े हुए हैं जो कि लेफ्ट से हैं। मित्र प्रकाश जी, सीपीएम ने या सीपीआई ने, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट ने जो शासन देखा है पश्चिम बंगाल में, और जब लेफ्ट के शासन का वहां पर अस्त हुआ सूरज, तब टीएमसी का अस्त चढ़ रहा था और चढ़ चुका था, तो उस वक्त भी राजनीतिक हिंसाएं थी। क्या पश्चिम बंगाल में ये राजनीतिक हिंसाएं, ये रक्त चरित्र कभी बंद नहीं होगा? सत्ता के लिए क्या हमेशा चलता रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल बंद होगा और बिल्कुल बंद होना चाहिए। और आप एक और सवाल पे मैडम का ध्यान आकर्षित करिए कि आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री के ऊपर भी हमला हुआ है, जिसने जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, उस पर मैडम क्या कहेंगी, आप बताएं। तो आप इधर उधर भाग रहे हैं, यहाँ बंगाल में भाग नहीं रहा मैडम, भाग तो आप रही हैं मैडम, भाग तो आप रही हैं। आप बताएं, बीजेपी के ऊपर आरोप है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर उसने हमला कराया है। इनके पास बंगाल के लिए बात ही नहीं है। अरे आप इनको पहले टॉपिक तो समझाइए कि किस बारे में हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। मैडम टॉपिक आप समझ लीजिए कि अगर हमला होता है तो पूरा राष्ट्र भारत आप मानती है कि नहीं? बंगाल में आप कह रही है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, वहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर बीजेपी ने हमला कराया है, यहाँ आप दीदी कह रही है कि आप प्रोपोगंडा कर रही हैं। आपके पास 50 ऑप्शन है मैडम, आप किसी के माध्यम से जांच करा सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रोपोगंडा नहीं की होती तो अभी तक वहां पे केंद्र की टीम पहुंच गई होती जांच करने के लिए। आपका प्रोपोगंडा है मैडम, और आप सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही हैं। तो क्या मित्र प्रकाश जी, क्या ये माना जाए कि अगर प्रोपेगेंडा है और ड्रामा है तो इस बारे में कोई जांच नहीं होगी, इसको ड्रामा कह के खत्म कर दिया जाए? जनता कब से कह रहा हूँ कि जांच इस मामले पे होनी चाहिए। अरे मुख्यमंत्री ने खत्म कर दी सारी बात, उन्होंने कह दिया ड्रामा है। अब क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर आगे बढ़ेगा?
सर 2 दिन पहले एक मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया जाता है। बीजेपी जो सत्ता में है, जिसके पास सारे पावर है, उसको केवल मुख्यमंत्री से लेना देना है। देखिए विषय से नहीं भटकूंगा, इस पर बीजेपी के भी तमाम रिएक्शन आए हैं, जिसपे बीजेपी ने भी चैलेंज किया हुआ है। आप अगर दिल्ली की स्थिति की बात कर रहे हैं तो विषय से हम भटक जाएंगे। प्रेम कुमार जी के पास मैं सीधे आऊंगा। प्रेम कुमार जी, 4 या 4.5 महीनों का वक्त बचा है, आप क्या देख रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में विचारों का आदान प्रदान या वोटर तक पहुंचना आसान रहेगा, या स्थितियां और गंभीर होती हुई आपको समझ में आ रही हैं? देखिए, राजनीति का जो पैटर्न है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस चिंता को आगे ले जाकर के बहस मुआवजे के लिए तैयार नहीं है कि ये राजनीतिक टकराव रुकने चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, एक आचार संहिता होनी चाहिए, इस पर देश पे व्यापी मंथन होना चाहिए। इस बारे में कोई राजनीतिक पहल नहीं दिख रही है। मुझे साफ लगता है कि आने वाले समय में आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें यह आशंका छिपी हुई है, और वो आशंका सही है कि ये टकराव की राजनीति, धार्मिक पोलराइजेशन की राजनीति, विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति, हमले करने और कराने की राजनीति परवान चढ़ने वाली है। बहुत चिंताजनक बात है। राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना जरूरी है, मिलकर विचार करना जरूरी है, लेकिन पहल करेगा कौन जब बड़ी राजनीतिक पार्टियां ही इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही। ममता काली जी, बड़ी राजनीतिक पार्टियां इसमें तो रुचि नहीं दिखा रही, लेकिन आज हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उस तस्वीरों में एक पहलू तो बहुत साफ है। 2 दिन की पश्चिम बंगाल की यात्रा पर है, कोलकाता में है जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर आप उनके जो शुरुआती दौरे हैं उनको देखें तो एक बात सीधे सीधे साफ होती है। उन्होंने एक तरफ तो ममता बनर्जी के गढ़ पर उन्होंने सीधे पहले जाकर अपने संबोधन दिया या लोगों को वहां पर अपने पाले में करने की कोशिश की, और दूसरा उन्होंने उनके जो भतीजे हैं, अभिषेक की बात है, अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर वहां जाने की बात की। तो कहीं बहुत टीएमसी ये तो नहीं समझ रही कि बीजेपी जो सीधे सीधे चुनौती दे रही है राजनीतिक रूप से, वो सर्वोच्च ताकत को दे रही है टीएमसी की, और अगर इसका मुकाबला नहीं किया गया, ऐसी स्थितियां नहीं दिखी, तो वो जो कुछ भी लूज कर रही है उससे ज्यादा लूज कर जाएगी। देखिए ना राजीव जी, परेशानी ये बात की है कि लोकतंत्र की हत्या वहां पर की जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पर आ करके अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रही है, तो इसमें आपको किस बात की परेशानी है? और फिर आप खून की होली खेल करके क्या दूसरी पार्टी को रोकेंगे? क्या ये तरीका है आपका? और अगर आप मुझसे पूछे एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मैं आपको, मुझे ये बोलने में कोई कोताही नहीं है कि मुझे आज तक ममता दीदी वेस्ट बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री की भूमिका में कभी नहीं दिखी, केवल और केवल टीएमसी की नेता दिखी। देखिए, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, आप बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो उस प्रदेश का हर व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी होती है। इन्होंने टीएमसी वर्सेस भाजपा करके जिस तरीके से लोगों को वहां पर मरवाया है, ये बहुत दुख की बात है। बादल देवनाथ साहब, जवाब दीजिए। गुप्ता जी, आपको मैं एक बात कहना चाहूँ। आप एक बार आइए बंगाल में, और पूरा बंगाल मैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग और दिखाऊंगा और दिखाऊंगा बंगाल में ममता बनर्जी क्या काम किया है। बंगाल में प्रियंका टिब्रेवाल, बादल देवनाथ बुला रहे हैं यात्रा पर। बादल देवनाथ आपको पश्चिम बंगाल बुला रहे हैं यात्रा पर। बादल देवनाथ ठीक है। 2021 बादल देवनाथ जी, 2021 में हार तो नहीं दिख रही। किससे सुरक्षा उम्मीद करिएगा? ममता बनर्जी हैट्रिक करेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ममता बनर्जी हैट्रिक करेगा, और आप देखिए, और पूरा विश्व देखेगा बीजेपी जितना सहयोग करे, जितना करे, कुछ भी 200 सीटों, बीजेपी ने 200 सीटों का टारगेट दिया है। हैट्रिक 2021 और बेमाइन और लास्ट में कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हर बारे में ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया। चलिए बनर्जी ठीक है, संक्षेप में प्रेम कुमार जी से रिएक्शन ले लेता हूं। प्रेम कुमार जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के हैं मुकुल रॉय, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं 356 के साए में इस विधानसभा चुनाव को होते हुए? मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि चुनावी फायदा इससे टीएमसी को मिलेगा।
उसे तो बस तकरार और उस सीमा तक तकरार पर जाना है जहां टीएमसी और बीजेपी ही सामने रहे, न लेफ्ट रहे न कांग्रेस रहे। ये पॉलिटिक्स सामने सामने टकरा करके और धार्मिक पोलराइजेशन करके संभव है। दोनों एक दूसरे को सहला रहे हैं और ये आने वाले समय में ठीक है। संविधान का अपमान किया हो, यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिसाब से तो यहाँ लग जाना चाहिए प्रेसिडेंट रूल, लेकिन फिर भी कोई बीजेपी। प्रियंका टिब्रेवाल जी, उम्मीद तो ये थी कि ये राष्ट्रपति शासन की बात बहुत पहले होनी चाहिए थी। 2019 में भी ऐसे ही हालात हुए थे, लेकिन तब भी नहीं हुई। और मुझे भी नहीं लगता, कहीं बहुत मैं यहाँ पर एग्री करता हूं, सहमत होता हूं प्रेम कुमार जी से कि 356 या राष्ट्रपति शासन जैसी बातें होती रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस स्थिति में चुनाव में कहीं फायदा टीएमसी को न मिल जाए। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो चिंता जाहिर की गई है, इन तमाम चुनावों के पहले होने वाले वैचारिक आदान प्रदान के बीच उस हिंसा को रुकना जरूरी है। अगर वो हिंसा नहीं रुकेगी तो ये चुनाव कहीं डर के साए में ना हो, और इससे बचने की सबसे बड़ी जरूरत है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।